आज हम एक ऐसे दौर की बात करेंगे जब भारत में दो अलग-अलग दुनियाएं टकराईं और उस टकराव से आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला की एक बिल्कुल नई कहानी लिखी गई। ये दिल्ली सल्तनत का दौर था। ये कहानी है पत्थर और विचारों के मेल की, जिससे एक क्रांतिकारी स्टाइल का जन्म हुआ। तो आइए शुरू करते हैं ये शानदार सफर। तो देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना पहले दो बेसिक स्टाइल समझने होंगे। एक तरफ था भारत का पारंपरिक ट्रिब्यूट सिस्टम। सोचिए पुराने मंदिर कैसे बने होते हैं, खंबे और उनके ऊपर सीधी सीधी बीम, बस। दूसरी तरफ था इस्लामिक आर्क्यूएट सिस्टम, जिसमें मेहराब यानी आर्च और गुंबदों का इस्तेमाल होता था। इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि ये सारा वजन बड़ी चालाकी से दीवारों पर डाल देते थे, जिससे बिना खंभों के बड़े बड़े हॉल बनाना मुमकिन हो जाता था। और जब ये दोनों स्टाइल आपस में मिले, बस वहीं से भारत की वास्तुकला में एक नया दौर शुरू हो गया। तो सल्तनत काल शुरू होता है और भारत की जमीन पर आर्किटेक्चर का एक नया चैप्टर खुलता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई शौक की बात नहीं थी कि चलो कुछ नया बनाते हैं। नहीं, ये तो मजबूरी थी, जरूरत थी। हालात ही कुछ ऐसे थे कि दो अलग अलग दुनियाओं को साथ आना ही पड़ा। जरा सोचिए, एक शानदार इमारत बनाने का प्लान तो है, पर उसे बनाएगा कौन? कारीगर तो है नहीं। बस यही हाल था सल्तनत के नए शासकों का। तो उन्हें मदद लेनी पड़ी यहीं के भारतीय कारीगरों की, जिनके पास अपनी सदियों पुरानी तकनीकें थीं। और दूसरी बड़ी वजह यह थी कि शुरुआती दौर में कई मस्जिदें और इमारतें तोड़े गए मंदिरों के मलबे और खंभों से ही बनाई गई। तो जाहिर है, शुरू से ही एक मिक्सचर बनना तो तय था। तो आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला राजवंश यानी मामलुकों की बात करते हैं। ये समझिए, एक एक्सपेरिमेंट का दौर था, जब नए आइडियाज और पुरानी तकनीकें एक दूसरे से तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही थी। और इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार एग्जाम्पल क्या है? दिल्ली का कुतुब कॉम्प्लेक्स। ये एक एकदम मिला-जुला हाइब्रिड क्रिएशन है। वहाँ इस्लामी इमारतों पर साफ साफ मंदिरों वाले डिजाइन दिखते हैं, घंटियां, कमल के फूल, सब कुछ। लेकिन यहाँ एक पेंच था। भारतीय कारीगरों ने अपना हुनर तो दिखाया, पर उन्हें अभी तक असली मेहराब बनाने की टेक्निक नहीं पता थी। मतलब वो मेहराब की शक्ल तो बना देते थे, पर उसके पीछे की इंजीनियरिंग, कि वो वजन कैसे संभालेगा, वो बात अभी पकड़ में नहीं आई थी। और फिर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, बलबन का मकबरा। ये भारत में पहली कोशिश थी एक असली मेहराब बनाने की। एक ऐसा मेहराब जो सिर्फ दिखने के लिए ना हो, बल्कि असल में वजन को सही तरीके से बांट सके। हाँ, शायद ये एकदम परफेक्ट नहीं बना, लेकिन ये इस बात का पक्का सबूत था कि अब भारतीय कारीगर सही रास्ते पर थे। वो इस नई टेक्नोलॉजी को सीखने के बहुत करीब थे। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक्सपेरिमेंटेशन खत्म हुआ और मास्टरी शुरू हुई, खिलजी राजवंश का दौर। और इसी दौर में आर्किटेक्चर एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच गया। सच कहें तो ये एक असली गेम चेंजर था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो बड़ी कामयाबी थी क्या? कौन सी एक इमारत थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? और जवाब है अलाई दरवाज़ा। 1311 में बना ये दरवाज़ा भारत की पहली ऐसी इमारत थी जो शुरू से आखिर तक पूरी तरह से इस्लामिक तरीकों से बनाई गई थी। ये सिर्फ एक गेटवे नहीं था, ये एक ऐलान था कि अब एक नया, एक मैच्योर स्टाइल आ चुका है। इसकी खासियतें देखिए, कमाल की हैं। भारत का पहला ट्रू डोम, मतलब एक ऐसा गुंबद जो साइंटिफिक तरीके से बना था। पत्थरों को ऐसे एंगल पर रखा गया कि वो बिना किसी सपोर्ट के अपने दम पर खड़ा रहे। पहली बार भारत में घोड़े की नाल जैसे दिखने वाले हॉर्शू मेहराब इस्तेमाल हुए, और वो लाल पत्थर और सफेद मार्बल का कॉम्बिनेशन क्या कमाल का लगता है। साथ में पत्थर की बारीक नक्काशी वाली जालियां और नस्क लिपि में लिखी खूबसूरत अरबी लिखावट। उस जमाने में हर एक चीज एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो ठीक है, मेहराब और गुंबद बनाने की कला में तो अब महारत हासिल हो चुकी थी। तो अब देखते हैं कि इसके बाद के जो राजवंश आए, जैसे तुगलक, सैयद और लोधी, उन्होंने इन नई टेक्निक्स का इस्तेमाल कैसे किया, खासकर मकबरे बनाने में। तुगलक काल की जो इमारतें हैं ना, वो थोड़ी अलग हैं। उनमें खिलजी दौर जैसी चमक दमक थोड़ी कम है, क्योंकि वो अक्सर सस्ते ग्रे रंग के पत्थर से बनी होती थीं। लेकिन उनके स्टाइल में एक अलग तरह की सादगी थी, एक मजबूती थी। उनकी कई इमारतें तो किलो जैसी दिखती हैं, जिससे उस दौर की सुरक्षा चिंताओं का भी अंदाजा लगता है। अब सैयद और लोधी राजवंशों के दौर में खजाना थोड़ा तंग था, ज्यादा पैसे थे नहीं, तो उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें बनाने की जगह अपनी पूरी एनर्जी और पैसा सिर्फ एक चीज को परफेक्ट करने में लगा दिया, और वो था मकबरा। और उन्होंने मकबरे बनाने का एक पूरा सिस्टम बना लिया था।
दो तरह के मकबरे होते थे। एक ऑक्टेगनल यानी 8 कोनों वाले, जिनके चारों तरफ एक खुला बरामदा होता था। ये सिर्फ और सिर्फ सुल्तानों और उनके परिवार के लिए थे। और दूसरे थे चौकोर मकबरे, जो बड़े बड़े मंत्रियों और अमीरों के लिए बनते थे। तो एक तरह से उनका समाज कैसा था, ये उनकी इमारतों में भी साफ झलकता था। लेकिन अब आर्किटेक्ट्स के सामने एक नई प्रॉब्लम आ खड़ी हुई। मकबरे को बाहर से ऊंचा और शानदार दिखाने के लिए एक बड़ा गुंबद बनाना जरूरी है। पर अगर गुंबद बहुत बड़ा होगा तो अंदर से कमरा अजीब सा लगेगा, छत बहुत ज्यादा ऊंची हो जाएगी। तो इस मुश्किल का हल क्या था? इसका जो सल्यूशन निकाला गया वो बहुत ही कमाल का था। उन्होंने एक गुंबद के ऊपर एक और गुंबद बना दिया। इसे ही कहते हैं डबल डोम। अंदर वाला गुंबद छोटा होता था, जिससे कमरे की ऊंचाई ठीक रहती थी, और बाहर वाला गुंबद ऊंचा और बड़ा बनाया जाता था, ताकि इमारत बाहर से एकदम शाही और भव्य दिखे। ये टेक्निक पर्शिया से आई थी और भारत में इसका पहला इस्तेमाल सिकंदर लोदी के मकबरे में हुआ। तो अब आखिर में देखते हैं कि सल्तनत काल ने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी और कैसे इसने आने वाले मुगल दौर के लिए एक जबरदस्त जमीन तैयार की। तो लोदी वंश की 3 सबसे बड़ी देन क्या थीं? 1, उन्होंने डबल डोम की टेक्निक को एकदम परफेक्ट कर दिया। 2, उन्होंने खूबसूरत बागों के बीच में मकबरे बनाने का चलन शुरू किया। और 3, उन्होंने इमारतों को सजाने के लिए ईरान से आई खूबसूरत रंगीन टाइलों का इस्तेमाल शुरू किया। और मजे की बात यह है कि ये तीनों ही चीजें आगे चलकर मुगल आर्किटेक्चर की पहचान बनने वाली थीं। ये जो बात कही गई है, ये पूरी कहानी को एक लाइन में समेट देती है। दिल्ली का लोधी गार्डन इसका सबसे अच्छा सबूत है। वहाँ इस्लामी मेहराब और गुंबद और साथ ही पुराने भारतीय स्टाइल वाले बीम और ब्रैकेट इतने सुंदर तरीके से एक साथ इस्तेमाल हुए हैं कि ये मिक्सचर इतना नेचुरल लगता है कि अब इसे कोई इंडियन या इस्लामिक नहीं कहता। अब ये एक नया स्टाइल बन चुका था, इंडो इस्लामिक स्टाइल, अपने आप में पूरा, अपने आप में मुकम्मल। तो आखिर में एक सवाल जरूर सोचना चाहिए। दिल्ली सल्तनत ने आर्किटेक्चर की वो भाषा तैयार की, वो ग्रामर तैयार की, जिसका इस्तेमाल करके मुगलों ने ताजमहल जैसी शानदार कविताएं लिखीं। कह सकते हैं कि सल्तनत ने नींव रखी और मुगलों ने उस नींव पर एक ऐसी आलीशान इमारत खड़ी की जिसे आज पूरी दुनिया जानती है।